शुरू करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर मतलब वो मत समझ लेना चतुर, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत चतुर होते हैं, केवल अपना भला जानते हैं कि बस उनका फायदा होना चाहिए, बस तुम भाड़ में जाओ, उनका फायदा बस करो। तो वो लोग चतुर, उस चतुर की बात नहीं कह रहे। यहाँ पे चतुर मतलब चार है। चतुर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, भुज का मतलब भुजा, जिसकी चार भुजाएं हों। त्रिभुज में पढ़े थे जिसकी त्रिभुज, जिसमें तीन भुजाएं हों। तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहते हैं, त्रिभुज। तुम कुछ खा पी के आए हो, मतलब नहाए भी नहीं, भगवान का भी कोई आराधना नहीं किए, और दबा लिए थाली भर चले आए, नहाए भी नहीं, बताओ। जाएंगे तो नहाए, ठीक है, लेकिन सुबह में नहाने की आदत डालो। तो त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं हों, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जा रहा था। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या बोला जाएगा, चतुर्भुज। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने का मतलब, डिफाइन करने का मतलब इसको परिभाषित करते हैं। क्या करते हैं, परिभाषित। हम इसे सबसे पहले परिभाषित करते हैं, तो इसमें लिखेंगे ऐसी समतल आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल कहलाती है, कहलाता है। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो एक आकृति बनाते हैं जो चार भुजाओं से घिरी हुई हो। जान करके मैं टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूं, ठीक है। चार भुजाएं इसमें है, नाम दे दिया इसका, क्या नाम दे दिया जाए, GIRL। क्या नाम है इसका, गर्ल। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। इसके चार भुजाएं आप समझ सकते हैं कौन कौन चार भुजाएं हैं, GI, IR, RL और LG चाहे GL। समझ में आया। तो अब इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ विशेष जो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जो इसके गुण होते हैं, पहले उस गुणों के बारे में जान लेते हैं। जैसे त्रिभुज में पढ़ा गया, त्रिभुज के कंपेरिजन कर करके इसको समझा जाए। त्रिभुज एक बना लेते हैं, छोटा सा त्रिभुज साइड में, ये त्रिभुज है। त्रिभुज में आपने पढ़ा था कि कितनी भुजाएं होती हैं, कितनी पढ़ा था। तो इस चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी, चार। सबसे पहले भुजाओं की बात करें तो इसमें चार भुजाएं होती हैं। चार भुजाएं होती हैं, कौन कौन, नाम लिख लिया जाए। GI, IR, RL, GL। चार भुजाएं हो गई। चलिए, हमने इसमें भी चार भुजाएं पढ़ा था। इसमें तीन अंतःकोण होते हैं। कितने अंतःकोण होते हैं, तीन। इसमें कितने अंतःकोण होंगे, 1 2 3 4। चार अंतःकोण होते हैं। अब चार अंतःकोण होते हैं, कौन कौन चार अंतःकोण होते हैं देख रहे हैं। एक शीर्ष पर, अच्छा शीर्ष तुम लोग जानते नहीं जानते कि मैंने बार बार मैं भूलते चला आ रहा हूँ, वर्टेक्स, शीर्ष, जहां पर दो भुजाएं आपस में आके क्या होती हैं, वही शीर्ष कहलाता है। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष, ये भी याद रखते रहिएगा। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, चार शीर्ष।
और शीर्ष पर ही कोण बनता है, ये भी याद रखना है। कोण का निर्माण कहाँ पर होता है? शीर्ष पर होता है। तो शीर्ष पर ही कोण बनता है, तो इसमें 4 शीर्ष होते हैं, तो मतलब 4 को कोण बनेंगे, 4 कोण बनेंगे। कितने कोण बनेंगे? 4। लेकिन ऐसा नहीं कि जितने शीर्ष होंगे उतने ही कोण होंगे, अधिक भी कोण हो सकते हैं, उससे बन सकते हैं। अब इसमें कभी अभी आगे बात करेंगे, विकर्ण खींच दिया जाए तो इसमें एक कोण दो भाग में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो अधिक कोण हो जाएंगे। तो शीर्ष पर ही कोण मत जाइएगा, ध्यान देना है इन बातों का, ठीक है। चतुर्भुज में अगर विकर्ण की बात नहीं किया जाए तो अभी वैसे देखा जाए तो कितने कोण होते हैं? इसमें 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं। कोणों एक बिंदु पर एक शीर्ष पर केवल एक ही कोण बन रहा है, इसलिए उनका मात्र एक अक्षर में नाम लिखा जा सकता है, जैसे कोण जी, कोण आई, कोण आर, कोण यल। चलिए हम एक अक्षर में नाम अगर न दें तो इस वाले कोण का नाम बता सकते हैं क्या होगा? एक अक्षर में नहीं नाम देना है, बताओ क्या होगा? बताओ तुम, खड़ा होकर। इसका इसका कोण जी का नाम क्या होगा? हाँ जी, एक अक्षर में नाम है जी। जी आई, जी आई, जी आई तो भुजा हो गया भाई, हम कोण का नाम पूछ रहे हैं, तुम बताओ इस कोण का क्या नाम होगा? मान लो एक अक्षर में नाम बोले तो जी बोलिए, और ऐसे बोले क्या नाम बोले इसको? हाँ हिंदी कैसा कर रहा है जी? तुम बताओ जी, क्या नाम बोलेंगे? जी आई, यल, यल जी आई, ये तो पूछ रहे हैं। ऐसे इस कोण का नाम बताओ, क्या बताओ तुम, किस होगा? जी आई आर, जी आई आर। बैठ जाओ, बैठो, सिट डाउन। वैसे समझ रहे हैं, इस कोण का भी नाम अगर एक अक्षर को नौ, एक अक्षर में नौ देकर के हम अगर 3 अक्षरों का यूज करें तो क्या बोलेंगे? आई आर एल, वैसे आर एल जी। समझ में आ रही बात ना? तो 4 कोण होते हैं। 4 कोणों के बाद अगर हम बात करें इसके बाद और क्या होता है? इसमें 2 विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण, विकर्ण जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल। स्पेलिंग तो सही है ना? DIGONAL की DIAGONAL? DIAGONAL, सही है सर, हाँ सही है। 2 विकर्ण होते हैं, देख लीजिएगा, कंफ्यूजन हो रहा है मुझको, ठीक है। तो 2 डायगोनल होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। कौन विकर्ण किसे कहते हैं? विकर्ण की परिभाषा क्या है? विकर्ण किसे कहते हैं ये समझिए। तो 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो भुजा होती है वही विकर्ण कहलाती है। कोई पूछे कि विकर्ण किसे कहते हैं बताइए, तो बोलेंगे 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली भुजा क्या कहलाती है? अब ये शीर्ष है ना जी, यहाँ से आंख लगा के देखिए, कौन दिख रहा है? ये कौन? आर। तो जी से आर को मिला दीजिए, यही इसका है विकर्ण। विकर्ण का नाम लिखे क्या हो जाएगा? जी आर। और यहाँ से देखिए, अब आई से कौन दिख रहा है? जी आर। कौन दिख रहा है? एल। तो क्या हो जाएगा? आई एल। 2 विकर्ण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। इसमें बाह्य कोण बनाया जाए तो बन जाएगा बाह्य कोण, इसमें बाह्य कोण बनाया जाए तो बन जाएगा, क्यों नहीं बन जाएगा भाई? जैसे मान लीजिए ये है, इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, ये क्या कौन सा कोण बन गया? बाह्य कोण। समझ में आया ना? ये कौन सा कोण है? इसका संलग्न कोण है, ये इसके साथ में लगा हुआ अंतः संलग्न कोण है ये। समझ में आया? इसमें बाह्य कोण बन सकते हैं। तो अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, तो पहले अभी तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ा जाए। तो ये चीज हो गया कि इसमें 2 विकर्ण होते हैं। 2 विकर्ण कौन कौन? एक हो गया जी आर और एक हो गया कौन? आई आर। समझ में आया? अब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुजों के क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, तो चतुर्भुजों के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार की अगर हम बात करें यहीं पे, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे पहला रेक्टेंगल, जिसे क्या बोलते हैं? आयत के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा अध्ययन करेंगे हम
स्क्वायर, जिसे क्या कहते हैं, वर्ग। ठीक है। तीसरा अध्ययन करेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसको बोलते हैं हम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे, पैरेललोग्राम। ठीक है। इसके बाद पैरेललोग्राम के बाद हम अध्ययन करेंगे फिर समचतुर्भुज का, जिसे बोलते हैं रोम्बस। समचतुर्भुज इसे क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। इसे क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। इसके बाद एक और चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे लास्ट, समलंब चतुर्भुज। इसको लास्ट न करें, एक इसके बारे में और बता देंगे हम। इसको बोलते हैं, सॉरी ये अंग्रेजी पे लिखा था, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम, TRAPEZIUM, ट्रेपेजियम। उसके बाद हम एक अंतिम अध्ययन करेंगे चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज को इसमें दिया नहीं है सिलेबस में, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे। चक्रीय चतुर्भुज शायद सर्कुलर ट्रायंगल बोलते हैं, ऐसे कुछ इसका नाम है, कंफ्यूजन हुआ क्या नाम है, लेकिन चक्रीय चतुर्भुज याद करिए रहेगा। ठीक है। तो अभी आप ये उतार लीजिए सारा यहाँ से यहाँ तक, तब एक एक को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो कितने सारे चतुर्भुजों के बारे में हमको अध्ययन करना है। आयत था, आयत, वर्ग, पैरेललोग्राम और रोम्बस और ट्रेपेजियम और अच्छा, इसका इंग्लिश लिखना बाकी है। इसका इंग्लिश लिख लिया जाए CYCLIC, साइक्लिक, और QUADRILATERA, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नोट कर लीजिए। अब एक एक के बारे में पढ़ते चलेंगे। हो गया ना, इरेज करूं एक बार और, सारे को मैं लिख दूं यहाँ पे इंग्लिश में। बोलिएगा। सबसे पहला मैंने आयत लिखा था ना, रेक्टेंगल। दूसरा स्क्वायर। तीसरा पैरेललोग्राम। चौथा रोम्बस। पांचवा ट्रेपेजियम। चौथा साइक्लिक। ओके। ये हैं हमारे 6 प्रकार के चतुर्भुज। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। चलिए पढ़ते हैं आयत क्या होता है। तो आयत को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। ये तो जानिए सभी चतुर्भुज ही हैं। ये 6 क्या हैं, चतुर्भुज ही, क्वाड्रिलेटरल ही है, लेकिन इनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से इनका अलग अलग क्या कर दिया गया है, नामकरण कर दिया गया है। अलग अलग इनका नाम दे दिया गया है, कुछ अलग अलग इनकी विशेषताएं होंगी तभी तो।
अगर तुम्हारी विशेषताएं, तुम प्रीति नाम है तुम्हारा, तो तुम औरों से कुछ तो अलग होगी, अपने परिवार में भी अलग होगी, फिर कोई और आएगा तो उसका नाम अलग पड़ेगा, नामकरण अलग पड़ेगा। तो हर नाम का अलग होने के पीछे कुछ न कुछ उसकी क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। जैसे अच्छा, जैसे किसी का नाम कलुआ पड़ जाता है परिवार में, तो क्यों पड़ता है अक्सर कलुआ? सर वैसे रखते हैं। नहीं, ऐसे कुछ तो होता है, काला होता है, ठीक होता है ना। ऐसे ही कुछ लोग का पड़ जाता है नाम छुटकी, क्यों? छोटी होती है, या तो कद में छोटी होगी, या तो अपने भाइयों बहनों में सबसे छोटी होगी। समझ में आ रहा है ना? ऐसे छोटू होता है। गोलू नाम पड़ जाता है, क्यों? गोल मटोल होता है ना। ऐसे ही किसी का नाम गोलकी पड़ गया, गोल मटोल होगी। तो इसी प्रकार से नामकरण किया जाता है, कुछ न कुछ उनकी विशेषताएं होती हैं। वैसे ही चतुर्भुजों की कुछ न कुछ क्या है, विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं के आधार पर, उनके उन गुणों के आधार पर उनका अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे ये 6 नाम आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? आयत के बारे में। आयत किसे कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसको अगर डिफाइन करें, डेफिनेशन लिखें इसका। एक ऐसा चतुर्भुज हेलो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण, अच्छा अंतःकोण का मतलब क्या होता है? जो आकृति के कहाँ बनता हो, अंदर की तरफ बनता हो, ये अंतःकोण है। प्रत्येक अंतःकोण मतलब इसमें तो हम कई कोण की बात कर रहे हैं, तो चतुर्भुज है तो क्या कोण होंगे अंदर? 4। तो आयत क्या होता है? तो एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक जो अंतःकोण होता है, अंतः कितने कोण होते हैं फिर होता है ये? 4। प्रत्येक अंतःकोण समकोण, क्या हो? समकोण। मतलब कितना अंश? 90 अंश का होता है, तथा उसकी सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है। यहाँ सम्मुख भुजाएं कहने का मतलब ये हुआ लंबाई और चौड़ाई। समझ में आया? और सम्मुख भुजाओं का मतलब ये भी है जो आमने सामने भुजाएं पड़ेंगी, ठीक है ना। सम्मुख भुजाओं की जगह सम्मुख भुजाओं जो लिखा हुआ है आप ऐसे समझ सकते हैं, उसमें लंबाई भी होगा और क्या होगा, चौड़ाई भी होगा, और दोनों का माप अलग अलग होगा। समझ में आया? दोनों का माप क्या होगा, अलग अलग होगा। नोट में यहाँ पे लिख लें, अगर नोट में इस आकृति में लंबाई तथा चौड़ाई क्या लिखा गया है, ये भिन्न, तो भिन्न भिन्न माप की होती है। लंबाई और चौड़ाई का माप क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। चलिए अब फिगर के आधार पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक मैंने चतुर्भुज बनाया, ठीक है, जरा देखिएगा इसके अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। चलिए एक ऐसा चतुर्भुज, चलिए एक चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक अंतःकोण एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, समकोण होता है। क्या समकोण दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब ये फिर आयत है? नहीं। चलिए तो इसका मतलब गलत हो, आयत नहीं है। तो चलिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक कोण क्या बना देते हैं, समकोण। प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण। अब तो समकोण दिख रहा है ना, 90 अंश, ठीक है। ध्यान देना, बस इतना कह रहा हूं, उतना सुनते हुए आगे बढ़ते चलो, ज्यादा दिमाग मत लगाना अभी अपना। प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। प्रत्येक कोण हमारा समकोण हो गया, चतुर्भुज है, प्रत्येक कोण समकोण हो गया। आगे कह रहा है तथा उनकी सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है। सम्मुख भुजाएं, इसकी सम्मुख भुजा कौन है, ये वाली है ना, और इसकी सम्मुख भुजा कौन है, ये वाली है। ये 5 सेंटीमीटर हमने कर दिया, ये भी कर दिया 5 सेंटीमीटर, बराबर है कि नहीं है? इसका इन दोनों की सम्मुख भुजाएं, ये भी दिख रहा है बराबर है, ये भी दोनों बराबर है। ये भी अगर मान लो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी बराबर है। सम्मुख भुजाएं तो बराबर हो गए।
तो भुजा का माप बराबर होता है। ठीक है, लेकिन फिर आगे कहा जा रहा है नोट में, इस आकृति में लंबाई तथा चौड़ाई भिन्न भिन्न माप की होती है। यहाँ क्या है दोनों, इसमें तो ये भी फिगर क्या है, गलत है, ये भी आयत नहीं है। तो फिर आयत अब बनेगा तब क्या, ये बनेगा। अब देखिए इसमें भी दो भुजाएं हैं, इसमें भी दो, इसमें भी सभी भुजाएं कितने, सभी कोण कितने अंश के हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखने में तो लग रहा होगा ना। प्रत्येक कोण 90 अंश का है, अंतर कोण। अंडरस्टैंड। आमने सामने भुजाएं बराबर दिख रही होंगी, दिख रही होंगी। हाँ, तो उसके बाद और प्रत्येक कोण 90 अंश का है, आमने सामने भुजाएं बराबर है, लंबाई और चौड़ाई भिन्न भिन्न माप की है। ये इसकी लंबाइयां हैं, बराबर दिख रही है ना, और इसकी क्या है, चौड़ाई है। इसका माप देखिए कम है चौड़ाई का, लंबाई का माप अधिक है। तो अब ये जाकर क्या बन गया, आयत। अब क्या बन गया ये, तो इसे कहेंगे हम आयत। आयत को किसे कहेंगे, आयत में क्या क्या होना चाहिए, आयत की प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश होना चाहिए, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, लंबाई अलग माप हो और चौड़ाई की माप अलग हो, और आमने सामने जो हो क्या हो, आमने सामने भुजाएं क्या हो, बराबर हो, लंबाई चौड़ाई की माप क्या हो, अलग अलग हो। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं इसमें, ये भी आपने पढ़ा होगा, ये क्या कहलाता है, पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है, विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण। और ये बात याद रखना है, जो आयत का जो विकर्ण होता है, यह एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे अगर ये 8 सेंटीमीटर का मान लिया जाए, तो ये कितना सेंटीमीटर होगा, 4, और ये भी कितना सेंटीमीटर होगा। जैसा मैंने कहा कि आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब एक दूसरे को दो बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। इधर बैठो ना यार, काहे उधर बैठो मरेला जैसे, इधर बैठो झरेला मरेला। अब क्या करेंगे, जब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो इसका मतलब ये जो पूरा जो बड़ा भाग है, इसको दो भागों में बांट रहा है। ये अगर ये पूरा 8 मान लिया जाए तो ये कितना कह सकते हो तुम, ये कितना कह सकते हो। अगर इसको 6 कह दिया जाए तो ये कितना कह सकते हो, ये कितना कह सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है बात। तो आयत के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समझ में आया, एक दूसरे क्या करते हैं, और दोनों विकर्ण जो होते हैं बराबर माप के होते हैं। ये भी याद रखना है, जितना बड़ा ये वाला होगा उतना ही बड़ा ये वाला भी होगा। समझ में आ रही है बात। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, हाँ क्या चीज, आयत के गुण, इसे पढ़ना है। आयत के क्या क्या गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज में ES है, PROPERTIES। अच्छा हाँ ठीक। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम, गुण में लिखेंगे तो सबसे पहला गुण क्या लिखते हैं। सबसे पहला गुण ये रहेगा कि आयत जो होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहला गुण ठीक। दूसरा गुण, प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है, 90 अंश होता है या समकोण होता है। ठीक। तीसरा, लंबाई तथा चौड़ाई का माप भिन्न भिन्न होता है। चौथा, विकर्ण की लंबाई समान होती है
तथा क्या क्या तथा एक दूसरे को समविभाजित गुड, तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, और कुछ बाकी रह गया? हाँ, और कुछ बाकी रह गया? दो विकर्ण तो चलो कोई गुण छोड़ो उसको, दो विकर्ण होते हैं। चलिए इसके आगे अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं आप? अगर इसका नाम दे दिया जाए ए बी सी डी, इसके अगर जो लिखा है उसके आधार पे विकर्ण की लंबाई समान होती है। मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ए सी बराबर बी डी। ए सी विकर्ण है भाई और बी डी भी क्या है? दोनों बराबर है, बराबर लिख दिया हमने। ठीक, अब संविभाजित करते हैं तो संविभाजित करते हैं तो वो क्या लिख सकते हैं आप? अब इसका नाम दे दिए, बीच में कोई नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए इसको? ओ। तब क्या कहेंगे? ईओ बराबर क्या होगा? ईओ बराबर सीओ। अरे भाई है संविभाजित कर रहा है, एक दूसरे को आधा आधा पे काट रहे हैं, तो जितना ये होगा उतना ही बड़ा नहीं होगा। ए बराबर ओ सी होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये क्या होगा? बीओ बराबर हाँ ओडी, बीओ बराबर डीओ लिख सकते हो। समझ में आ रही बात ना? ये हो गया हमारा क्या, किसके बारे में पढ़े अभी? आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। ये आयत जो होता है एक बार और रिकैप कर देते हैं इसका। ये भी एक चतुर्भुज, ये जानते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण समकोण हो अर्थात 90 अंश का हो। ठीक है, तथा उसकी समूह भुजाएं क्या होती हैं? बराबर माप की होती है। मतलब जितना बड़ा ये है इसका सम्मुख, इसके सम्मुख है ना, है ना? तब कौन है? ईडी के सम्मुख कौन है? सीबी है, बीसी है। ठीक, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक, ऐसे इधर से देखिए नीचे से तो ये वाला आएगा ना, ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक, एक मेन बात हमने एक नोट में लिखा था, इस आकृति में लंबाई तथा चौड़ाई भिन्न भिन्न माप होती है। मतलब ये जो है ये लंबाई है, ये इनकी माप अलग होगी और इनकी माप क्या होगी? अलग होगी। समझ में आई बात? एक लाइन लगाने का मतलब ये हुआ कि दोनों की बात की जा रही है, एक लाइन वाली। ठीक है, सुना है। अब मेरा आवश्यकता क्या पड़ा कि ये लिखवाने का? ये लिखवाने की क्या आवश्यकता पड़ा? क्योंकि ये लिखवाने से ये क्लियर हो गया कि आयत में हमको लंबाई अलग माप का रखना है और चौड़ाई अलग माप का। क्योंकि जब हम नहीं लिखवाएंगे इसको तो आयत और वर्ग में हम डिफरेंट नहीं कर पाएंगे, और आयत और वर्ग को डिफरेंट करने के एकमात्र यही तरीका है कि आयत और वर्ग को डिफरेंट करने का। आयत और वर्ग दोनों में सेम चीजें होती हैं, ठीक है ना, खाली एक चीज का भी डिफरेंट होगा। अभी हम वर्ग पढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जो हमारा विकर्ण होगा उस समकोण को काटेगा। मतलब यहाँ जो कोण बनेगा ना, कितने इसका बनेगा? यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। बस उसमें इसमें नहीं 90-90 बनता है, इसमें कम बेसी बनेगा। लेकिन आयत में जो बनेगा, सॉरी वर्ग में जो बनेगा वो कितना बनेगा? सब कोण। जब विकर्ण काटेंगे दूसरे कितने अंश कोण बनाएंगे? 90 अंश कोण बनाएंगे। और उसमें और क्या डिफरेंट मिलेगा? एक डिफरेंट ये मिलेगा। उसमें क्या डिफरेंट है? दो डिफरेंट खाली मिलेगा। दूसरा डिफरेंट क्या मिलेगा? उसमें लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होंगे? बराबर ही होंगे। और इसमें भी आमने सामने का कोण सब बराबर, बाकी सब यही है, खाली दो डिफरेंट है। आयत और वर्ग में दो डिफरेंस तुमको याद रखना है। कौन कौन सा? उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, पहला। दूसरा, उसके लंबाई और चौड़ाई का माप क्या होता है? बराबर होता है। बाकी सब आयत वाला ही सारा चीज उसमें भी होता है। समझ में आया? तो इसको नोट कर लीजिए। फिर तो पहला टॉपिक हुआ खत्म। अब बात करेंगे दूसरा जो है वो स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है, इसको जानना है। ठीक, तो जो मैंने बताया था, जो आयत होता है और जो वर्ग होता है, इन दोनों में बस मात्र 2 पॉइंट का डिफरेंट है। ठीक, और वो दोनों पॉइंट क्या है कि आयत में जो होता है, जो विकर्ण जो होता है वह एक दूसरे को जब समद्विभाजित करता है तो 90 अंश कोण नहीं बनाता है। लेकिन वर्ग में जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो 90 अंश कोण बनाते हैं। दूसरा चीज क्या है इसमें डिफरेंट है
कि आयत में लंबाई और चौड़ाई जो होते हैं भिन्न भिन्न माप के होते हैं, और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई का माप क्या होता है? बराबर। बाकी सारा चीज वही है, जो आयत है वही क्या है? वर्ग भी है। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसका। ऐसा चतुर्भुज लिखते चलिए जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, बराबर माप की होती है, तथा प्रत्येक अंतःकोण समकोण होता है। तो सुनिए, अगर कोई पूछे कि आपसे कि वर्ग किसे कहते हैं, तो बस सिंपल यही बता देना है कि जिसकी प्रत्येक भुजा का माप बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो। अब इसमें आपको ये नहीं दिखाने की आवश्यकता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। क्यों? क्योंकि जब प्रत्येक कोण को जब आप 90 अंश रखेंगे ना, बात समझ रहे हो मेरी? बात समझ रहे हो? जब प्रत्येक कोण को आप 90 अंश जब रखना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक आमने सामने की भुजा क्या, प्रत्येक कोण को जब 90 अंश रखेंगे और सारे भुजा को बराबर रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो आमने सामने भुजाएं क्या रहेंगी? बराबर ही रहेंगी। एकदम स्वाभाविक है बराबर रहेंगी। कब बराबर रहेंगी? कब समान स्थिर रहेंगी बराबर आमने सामने भुजाएं? जब प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा और प्रत्येक भुजा क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, और यही है वर्ग का डेफिनेशन। वर्ग में भी कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण। एक ये हो गया। विकर्ण किसे कहते हैं मैंने बताया था, कैसे किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं विकर्ण? जो एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को बोलेंगे नाम लिखे सम्मुख शीर्ष को। क्या बोलेंगे? सम्मुख शीर्ष को। सीधे बोल देना, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है या जो भुजा होती है या जो रेखा खंड होती है वही क्या कहलाती है? उस चतुर्भुज की विकर्ण, डायगोनल कहलाती है। और ऐसे इसमें भी कितने विकर्ण होंगे? 2। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज ऑफ SQUARE। अगर हम स्क्वायर के प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला इसमें ये लिखेंगे, प्रत्येक भुजा का माप एक समान होता है, या बोल सकते हैं प्रत्येक भुजा का माप क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा क्या है? प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। तीसरा पॉइंट आउट करेंगे, विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस प्रॉपर्टी में बस 3 ही लिखना है, इतना समझ जाना है। सब भुजा क्या होगी? बराबर होगी, एक समान माप की होगी। प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का। और विकर्ण एक दूसरे को कितने अंश पर समद्विभाजित करेंगे? 90 अंश। हाँ, विकर्ण आयत में भी समद्विभाजित करते थे और विकर्ण वर्ग में समद्विभाजित करते हैं। अंतर क्या है? उसमें समद्विभाजित करते हैं तो 90 अंश कोण नहीं बनाते हैं, यहाँ समद्विभाजित करते हैं तो 90 अंश का कोण बनाते हैं। बस ये डिफरेंट है। ठीक है ना? फिर और बता दूं, आयत और वर्ग में डिफरेंट क्या है? आयत में प्रत्येक भुजा जो होती है एक समान माप की नहीं होती, उसमें लंबाई अलग माप की होती है और चौड़ाई, जबकि वर्ग में सारी भुजाएं एक ही माप की होती हैं। ठीक है? दूसरा डिफरेंट क्या है कि आयत का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित नहीं करते हैं, जबकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, तो ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर तब हम बात करेंगे, ये स्क्वायर वाला हो गया, तब बात करेंगे हम पैरेललोग्राम की।
या इसी में भी लिख लेते हैं हम, पैरेललोग्राम भी समझ लीजिए। कर रहा है हाँ? यहाँ पर रहा है देखो यहाँ 90 तुम बनाओगे जब, ये तो मान लो एक प्रोडिक्शन किया गया है ना, एक बस अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान लगा के हम एकदम इंच पटरी का एच का सबका यूज करके नहीं बना रहे हैं, थोड़ा डिफरेंट दिख सकता है, लेकिन तुम्हें 90 अंश का ही कोण मिलेगा, 100 में 100%। अगर 90 अंश कोण नहीं बन रहा है यहाँ पर तो समझो तुम्हारा वर्ग वर्ग नहीं है। नहीं है। समझ में आया? अब समझिए, हेलो, अब हम पढ़ लेते हैं यहीं पे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जिसको बोलते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को पढ़ने से पहले आपको समांतर रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए, और जिसको मैंने कल या परसों में जब भी बताया है मैंने रक्षाबंधन की छुट्टी पर। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह, प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, एक समान हो। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी समान हो, और हम दूरी ऐसे मापेंगे 90 अंश के कोण बनाता हुआ मापेंगे। तो एक तो हेत ने माप दीजिए टेढ़ का, तो एक तो हेत ने माप दीजिएगा, ये कहाँ बराबर आ रहा है। जैसे कोई एक ऐसे माप, एक यहाँ से लेकर के यहाँ से माप दे, और फिर एक यहाँ से यहाँ तक माप दीजिए, करिए सर जी है ही तो बढ़ना आ रहा है, ही तो छोटा आ रहा है। अरे यार मूर्खाधिराज, तुम्हें जब नापना है तो कितने अंश पर नापना है, 90 अंश पर। मतलब यहाँ से कोण कितना अंश का बनता है, 90 अंश। तब तुम माप कर देखो ना, जब तुम्हें हर जगह अगर एक समान माप दिख रहा है, एक समान दूरी दिख रही है दोनों के बीच की दूरी, तो समझना है ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो समांतर में क्या होता है, दरअसल इसमें भी होता यही है, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बस सिंपल यही होगा, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर। यहाँ पर प्रत्येक कोण 90 अंश को निर्धारित करना, ये नहीं है कि प्रत्येक कोण 90 अंश हो। समझ में आया? 90 अंश हो भी सकता है, लेकिन प्रायः हम 90 अंश नहीं रखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी पहले क्या करते हैं, हम इसका चित्र से इसको समझा देते हैं, फिर डेफिनेशन लिखते हैं। अभी यहाँ पर पहले देखिए, पहले हम एक ये हो गया, इसको पहले चित्र बना देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये ऐसे समझिए कि ये जो है आमने सामने भुजाएं समांतर है। अब इस पे टीका टप्पी नहीं करना है कि लग नहीं रहा है देखने में, तो आप जब बनाएगा तो देखिएगा। हाँ, अरे हाँ, पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ पर जो फिगर दिख रहा है, इसमें क्या है कि आमने सामने भुजाएं समांतर हैं। क्या है, समांतर। जैसे अगर इसका नाम दे दिया जाए GOAT, अगर इसका नाम GOAT है, तो इसमें जो है GT जो भुजा है वह किसके समांतर है, AO के, और GO जो भुजा है वो किसके समांतर है, TA के। आमने सामने भुजाएं क्या है, इनकी समांतर है। समझ में आया? और यह वैसे देखिए, अगर समांतर हैं तो और तथा इसकी लंबाई अलग है और चौड़ाई क्या है, अलग है, इसलिए यह कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ये एक दूसरे को समविभाजित नहीं करते हैं, और न ही इनका दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत और वर्ग में दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आयत के दो विकर्ण जो होंगे वो मापेंगे, दोनों विकर्ण एकदम एक बराबर आएगा। वर्ग के भी दोनों विकर्णों को मापेंगे क्या आएगा, एक बराबर आएगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज में एक बराबर नहीं होगा, तुम ही देख सकते हो। अच्छा ये बताओ, अगर हम बात करें इसमें विकर्ण की, तो कौन वाला विकर्ण बड़ा होगा, AG बड़ा होगा कि OTO बड़ा होगा, AC बड़ा होगा। तो ये चीज क्लियर रखिए, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं बराबर माप के नहीं होते हैं। दूसरी बात, विकर्ण जो होते हैं बराबर माप के नहीं होते हैं। और उसके बाद सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लें, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले लेते हैं, साथ में लिखते चलिए।
देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, अब जो डेफिनेशन पहले देखिए क्या लिखा है मैंने। एक ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज है, एक ऐसा है तो जिसकी समूह भुजाएं बराबर, समूह भुजाएं बराबर होंगी। जो जीओ का मान होगा, ओजी का मान होगा, वही जो माप होगा वही किसका माप होगा, टीए का या एटी का। जो जीटी का माप होगा वही माप होगा ओ या एओ का। ठीक है, माप बराबर होंगे, भुजाओं के बराबर होंगे और समांतर होंगे। समांतर भी है, बीच की दूरी मापेंगे, समान आएगा। प्रत्येक कोण प्रायः कितने अंश का नहीं होगा, 90 अंश का। एक चीज मैं बताते चलूं, कोई पूछे क्या आयत एक समांतर चतुर्भुज है, तो बेफिक्र होकर के बोलिएगा कि हाँ आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। समझ में आया? लेकिन हम समांतर चतुर्भुज हम आयत को कह सकते हैं हाँ एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन दरअसल समांतर चतुर्भुज मेनली जो है इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है ना? तो समांतर चतुर्भुज की ये हो गया डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? आमने सामने भुजाएं समांतर व कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक, और प्रत्येक कोण प्रायः प्रत्येक अंतःकोण प्रायः 90 अंश का नहीं होता है। प्रायः इसलिए मैंने लिखवाया क्योंकि समांतर चतुर्भुज ऐसे ही बनता ही है। क्योंकि कुछ लोग आयत को कह सकते हैं आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है, तो हाँ होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया शब्द प्रायः। ठीक है ना, कि हर हाल में केवल ऐसे ही चतुर्भुज एक समांतर होंगे, आयत भी समांतर हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया क्या, प्रायः। इन छोटे छोटे शब्दों को शब्दों का विशेष महत्व होता है। अब प्रॉपर्टीज इसका पढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज समझना सबसे जरूरी होता है, प्रॉपर्टीज समझना। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, जो मेन होता है उसे बस समझ लिया जाए। ये तो जानते हैं, परिभाषा से यह हो रहा है कि आमने सामने भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और लिख लेते हैं पहला, आमने सामने क्या बोल सकते हैं एक शब्द में, सम्मुख। सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं। जहां देखो क्या क्या लिख रहे हैं, आराम से निकल। तो पहली बात तो ये है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर व समांतर होती हैं। माप इनका क्या है, बराबर है, और ये क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। समझ में आया? तो अब दूसरी बात देखिए, इनके जो विकर्ण होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं, बराबर माप के नहीं होते। इनके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। इनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तीसरी बात ये भी लिखा था, प्रत्येक 90 अंश काटते हैं। क्या चीज? तो चलो हम मतलब समझ जाओगे इससे ना कि प्रत्येक मतलब 90 अंश पे नहीं काटेंगे, ये चीज समझते रहना। ठीक, एक बहुत जरूरी बात अब तक नहीं बोला था मैंने उसको, क्या कि सामने प्रत्येक कोण 90 अंश के तो नहीं होते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन इसके सम्मुख कोण बराबर हो, ये याद रखना है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये जितना अंश कोण होगा उतना अंश कोण ये भी होगा, बेफिक्र होकर के। ये जितना अंश होगा उतना अंश का ये होगा। अगर ये है 110 अंश तो ये कितना होगा, 110 अंश। अगर ये है 70 अंश तो ये भी कितना होगा, 70 अंश। किस चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में। तो लिखेंगे इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और एक चीज और है, चौथा भी सुन लीजिए। हेलो, तुमने सुना आयत के भी विकर्ण एक दूसरे क्या करते हैं, सब विभाजित करते हैं। एक दूसरे क्या करते हैं, वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं। जितना मैं आज 24 क्लास चल रहा है, जितना पढ़ा रहा हूँ, खाली समय जब घर पर बैठ जाना, आराम जब करना टेस्ट देने से पहले, तो सोचना तुम अपने दिमाग में तुमने क्या क्या पढ़ा है। यानी कि
कभी भी जब जब तुम्हारे अंदर ये लक्षण होगा कि जो तुम्हें पढ़ाया गया और तुम्हें खाली समय में तुम्हें याद आता है कि हाँ मैंने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन चीजें मैंने पढ़ा था, अगर तुम्हें रिकॉल होता है तो तुम समझो तुम एक अच्छे रास्ते पर हो पढ़ाई के। नोट कर लीजिए। तो अब हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या? रोम्बस। रोम्बस रोम्बस मीन्स होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज पढ़ना है तो वर्ग को जानना जरूरी है, और अभी कुछ ही समय पहले वर्ग के बारे में बताया गया है। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, एक समान माप की हो और प्रत्येक अंतःकोण कितने अंश का हो? 90 अंश का। सिंपल सा, बस यही इतना ही बोल दोगे। वर्ग का डेफिनेशन यही हो गया। और वर्ग के साथ साथ अब हमको पढ़ना है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वर्ग से रिलेटेड इसलिए है, समचतुर्भुज को समचतुर्भुज को वर्ग के साथ जोड़ करके इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वैसे ही समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो फिर सोचोगे, दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो फिर डिफरेंट क्या है दोनों में? डिफरेंट बस इतना सा है कि समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है और वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। वर्ग और समचतुर्भुज, वर्ग से ही समचतुर्भुज बनता है। डिफरेंट क्या है? वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश होता है, समचतुर्भुज का प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश नहीं होता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा समानता क्या है? समानता क्या है? वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं, समचतुर्भुज के भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? संधिभाजित करते हैं। समानता है, परंतु एक असमानता और आ जाती है यहाँ पे। दोनों में एक असमानता है। वर्ग के जब विकर्ण एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं तो कितने अंश कोण बनाते हैं? 90 अंश। लेकिन समचतुर्भुज में ऐसा नहीं होता। ठीक। अब जैसे समचतुर्भुज है, अब समांतर चतुर्भुज से क्या सिमिलरिटी उसकी भी बना दिया जाए। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? वर्ग में भी आमने सामने, समचतुर्भुज में भी आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, मतलब सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए अब चित्र बनाते हैं और डेफिनेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि समचतुर्भुज को पढ़ना है तो पहले पढ़ना होगा हमको वर्ग, जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, तो हम पहले एक बनाते हैं समचतुर्भुज के लिए। तो एक सबसे पहले एक वर्ग की आकृति का बनाते हैं, लेकिन वर्ग के अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है ना। समचतुर्भुज में प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का नहीं है। बस यही डिफरेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, ये अगर 8 सेंटीमीटर अगर मानते हैं बच्चों, तो ये भी कितना है? ये भी कितना है? और ये भी कितना है? 8 सेंटीमीटर। यह एक समचतुर्भुज है। क्या है ये? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलते हैं? रोम्बस। समचतुर्भुज किससे संबंधित है? वर्ग। क्या सिमिलरिटी है वर्ग और समचतुर्भुज में? कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर। और क्या सिमिलरिटी है? वर्ग के जो विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को संधिभाजित करते हैं। ठीक है, एक तरह से तुम समझ सकते हो कि समचतुर्भुज एक बात और है। समचतुर्भुज जो है ना, समांतर चतुर्भुज की तरह कुछ कुछ दिख रहा है ना। तो चलो जरा समांतर चतुर्भुज में और समचतुर्भुज थोड़ा डिफरेंट देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज ये वाला होता है ना, ऐसे होता है ना। देखिए वैसे ही है, बस डिफरेंट क्या है? डिफरेंट बस एक मात्र डिफरेंट बस इतना है कि इसकी प्रत्येक भुजा बराबर नहीं है।
इसकी सभी भुजाएं एक बराबर नहीं है और इसकी सभी भुजाएं क्या है? ये किससे बना है? आयत से। और ये किससे बना है? बस। अब बाकी सारा जो इसमें है वही इसमें है, बाकी कुछ नहीं अंतर है। तो चलिए अब सीधे हम आते हैं अपने पॉइंट पर। किस पर? समचतुर्भुज पर। ठीक है, तो समचतुर्भुज को लिखने के लिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। एक ऐसा समांतर पढ़ चुके हैं ना? जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वर्ग एक समचतुर्भुज क्या है? एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो? बराबर हो। ठीक है, अब क्या पढ़ लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले समझ लीजिए। अब प्रॉपर्टीज को समझते समझते लिख लेते हैं, जो भी 3-4 होंगे। पहला प्रॉपर्टीज में क्या है कि समचतुर्भुज के समचतुर्भुज के सभी भुजा बराबर होती है। सही भुजा क्या होती है? बराबर क्या? बराबर क्या लिखिएगा? माप की होती है। बराबर माप की होती है। सारे भुजाएं एक बराबर माप की होंगी। दूसरी बात, समचतुर्भुज के सम्मुख भुजा समांतर होती है। क्या होती है? दो गुण हुए। तीसरा, जैसा कि बच्चों आप अभी पढ़े हैं कि बताया गया है कि समचतुर्भुज किस वाले से संबंधित है? वर्ग से। किससे संबंधित है? असमांतर किससे संबंधित है? चलिए बहुत अच्छी बात है, पता है तो वर्ग संबंधित दिमाग में आएगा। तो वर्ग से संबंधित है तो वर्ग का दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो क्या समचतुर्भुज के भी दोनों विकर्ण बराबर होंगे? तुम सोच के बताओ, फिगर देखो और बताओ क्या बराबर होगा विकर्ण? दोनों विकर्ण बराबर होंगे। तुम जरा सोच के बताओ, जरा दिमाग लगाओ, क्या इसके भी दोनों विकर्ण बराबर आएंगे? कितने लोगों का मानना है आएंगे, कितने लोगों का मानना है नहीं है, कितने लोगों का मानना है आएंगे? पहले हाथ उठाइए कि सभी विकर्ण बराबर होंगे। चलिए हैंड डाउन। कितने लोगों का मानना है कि सभी विकर्ण बराबर नहीं होंगे? हाथ उठाइए जिनका मानना है सभी विकर्ण बराबर नहीं होंगे। अब मेरी बात सुनिए, तो इसके विकर्ण जो होंगे बराबर नहीं होंगे। कैसे बराबर होगा? जब ये ऐसे है तो निश्चित है ये वाला क्या होगा? अधिक लंबा होगा ना? किसकी अपेक्षा? बीडी की अपेक्षा। ये वाला कौन हो? क्या होगा? बड़ा होगा। अरे यार एक सिंपल बात याद रख लो, कोई भी समांतर चतुर्भुज हो उसके विकर्ण कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्योंकि कहीं बनेगा तो ऐसे बनेगा, सपाट बनेगा, तिरछा बनेगा। तो एक विकर्ण बड़ा हो जाएगा और एक विकर्ण क्या हो जाएगा? भाई दोनों करीब हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा ज्यादा। समझ में आया? हाँ, अब जरा अगर इससे नहीं क्लियर हो रहा है ना, तो चलो ये हम क्लियर करने के लिए एक फिगर और बनाते हैं। देखना यहाँ पे लग रहा है सारी भुजाएं बराबर हैं? नहीं लग रहा है? ये वाला बड़ा लग रहा है? भुजाएं बराबर लग रही हैं अब?
लग रहे हैं, अब लग रहे हैं बराबर। अब जरा विकर्ण के बारे में सोचो। अब जरा तुम अपना ओपिनियन बताओ, क्या तुम्हें लग रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होंगे? ठीक है, अभी इससे भी और इसको और अभी दबा दो तो और ये ऊपर चला गया और नीचे आ जाएगा, तो फिर क्या मतलब निकला? इसके विकर्ण बराबर होंगे समचतुर्भुज के? नहीं बराबर होंगे। क्लियर हो ना? तो वही चीज समचतुर्भुज के समभुजाएं समांतर दे होगे। अगला लिखेंगे समचतुर्भुज के विकर्ण का माप बराबर नहीं होता है। चौथा, जैसा कि मैंने बताया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे? सम विभाजित करते हैं। ये भी लिख लीजिए, बस इतना है। चलिए, ये जो मैंने लिखा है अभी, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जरा बताइए तो ये पूरा जो विकर्ण की लंबाई है ये है 12 सेंटीमीटर, और ये जो लंबाई है ये पूरा ये है 10 सेंटीमीटर। जरा बताइए, हेलो, जरा बताइए ओसी का मान कितना होगा और ओडी का मान? कितने लोग बता सकते हैं ओसी और ओडी का मान? ये पूरा 12 है और ये पूरा 10 है। हमें ओसी का मान बताना और ओडी का मान बताना है। ओसी कितना होगा और ओडी कितना लंबा होगा? चलो, जो लोग जानते हैं हाथ उठाइए, जो लोग कर सकते हैं। पता है? नीचे करो हाथ, खड़ा हो तुम सेकंड एक्स वाला पीछे से। हाँ। पूरा कितना है? ये पूरा, हाँ, ये एओसी जो कितना लंबा है? और ये डीओबी कितना लंबा है? इस समय मैं जब खींचा तुम्हारा ध्यान नहीं था यहाँ पे। डीओबी 10 है और ये कितना है? एओसी 12 सेंटीमीटर है। ये एक विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। काटने ही मतलब नहीं है, केवल काट ही नहीं रहे, और भी कुछ कर रहे हैं। क्या शब्द बोला हूँ? क्या कर रहे हैं एक दूसरे को? समद्विभाजित। क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब समझते हो? समद्विभाजित का क्या अर्थ होता है? अरे बेवकूफ, जब मैं लिखा था ये सब तो मैंने बोला, मैं पहले ही मैं बोल चुका हूँ। अगर कुछ भी नहीं सुना तो पूछो। समद्विभाजित, सम माने सम मतलब क्या होता है? बराबर। वो मैथ में सम नहीं, बराबर होता है। सम माने बराबर होता है। द्वि मतलब तो आप भाजित करने का मतलब, भाजित करने का मतलब क्या होता है? बांटना। तो सम माने बराबर, दो कम द्वि का मतलब दो, अभाजित मतलब क्या करना? बांटना। बराबर दो भागों में क्या कर देना? तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? दो बराबर भागों में क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। पूरा 12 है तो इतना कितना होगा? और ये पूरा 10 है तो ये इतना कितना होगा? यही तो पूछ रहा हूँ। तो यही मतलब है। कभी भी अगर सवाल में आएगा तो ऐसे ही, ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ इतना सब चीजें, क्योंकि इस पर आधारित जब क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आराम से तुम कर सको, बैठ जाओ। तो समझ में आई ये बात ना? समद्विभाजित में दो भागों में बांटना, तो जितना अगर पूरा कोई भी समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज, चाहे समांतर चतुर्भुज, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, अगर किसी एक विकर्ण का मान दिया हुआ है और उसके आधे का मान पूछे, तुम आराम से बता दोगे, क्योंकि उसका आधा का मान जो होगा, हाफ का पूछेगा तो जितना पूरा रहेगा उसका हाफ कर देना है। आप समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको।
फिर नेक्स्ट जो है अगला क्या है, अगला कौन सा है टॉपिक, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। तो अब बात करेंगे पांचवा जो अपना टॉपिक है, पांचवा जो टॉपिक है, ये पांचवा टॉपिक क्या है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज मतलब इंग्लिश में बोले तो ट्रेपेजियम, यही है, TRAPEZIUM, ठीक। ये तो बहुत आसान है क्योंकि इसमें बहुत प्रॉपर्टीज तुमको याद ही नहीं करना है। समलंब चतुर्भुज, समांतर हो और लंब हो, वही क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज। अब समांतर तुम सोचोगे अच्छा लग रहा है समांतर चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, नहीं, हम समांतर की बात जो कर रहे हैं, समलंब में मतलब समांतर हो और लंब, इसमें हम उस समांतर की बात कर रहे हैं कि उस चतुर्भुज में केवल दो ही भुजाएं समांतर होंगी, केवल दो भुजाएं समांतर होंगी और वो आपस में एक दूसरे पर क्या होंगी, अगर डालोगे तो क्या होंगी, लंबवत होंगी। जैसे देखो, जैसे एक चतुर्भुज बनाते हैं, ये देखिए और ये देखिए, एक ईर घाट जा रहा है और एक वीर घाट, लेकिन ये दोनों कैसे दिख रहे हैं तुमको, हेलो, ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों AB और CD समांतर दिख रहे हैं। मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक युग्म समांतर हो और अगला जो युग्म है वो समांतर न हो, तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे इस चतुर्भुज को देखा जाए, या ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD चतुर्भुज में दो भुजाएं AB है और कौन है, CD है, ये दोनों क्या है, समांतर है, इनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह एक समान होगी, इसलिए समांतर हो जाएंगे ये। तो ये समूह भुजाएं समांतर है, बट ये समांतर नहीं, एक जा रहा है ईर घाट, एक जा रहा है वीर घाट, ये समांतर नहीं है। तो इसलिए इस चतुर्भुज को हम बोलेंगे क्या, समलंब चतुर्भुज। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे डेफिनेशन में, एक ऐसा चतुर्भुज, साथ में लिखते हुए चलिए, समझाएंगे तो रुक जाइएगा। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो, समांतर मतलब क्या हो, पैरेलल हो, तो उसे ट्रेपेजियम अर्थात समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो समलंब चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं, उनके भुजाओं का जो जोड़े होते हैं, जैसे एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, इनमें से एक जोड़ा अर्थात ये जो AB और CD जो है, ये क्या है, समांतर हैं। तो जब एक जोड़ा जब समांतर रहेगा समूह भुजाओं का, तो वह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज। देखिए ये ऐसे ही बन सकता है, ऐसा नहीं क्यों, ये ऐसे ही बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है बच्चों। इसमें भी देखिए, अगर हम इसका नाम देते हैं PQRS, तो इसमें देखिए जो PS और QR जो है ये क्या है, समांतर है, और ये दोनों समांतर नहीं है, तो ये भी कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज होगा। एक ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी,
तो देखिए ये दोनों समांतर हो जाएंगी और ये दोनों समांतर नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज समझ में आया कि नहीं आया? तो मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम कहलाता है। अब प्रॉपर्टीज लिखते हैं इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम। पहला, इसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। दूसरा, इसके विकर्ण समान माप के होंगे? समान माप के नहीं होते हैं। इसके विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करेंगे। हाँ, चलिए जरा देख लो, जरा एक बार नजरिया दौड़ा लो तब कहो हाँ चाहे नहीं। हाँ नहीं करते हैं ना, तब क्यों बोल रहे थे? हाँ समद्विभाजित, हाँ समद्विभाजित। तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करेंगे और विकर्ण समान माप के भी नहीं होंगे। भुजाओं का जो एक युग्म होगा वह क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है ना? और इनमें से कोई एक युग्म होगा जो समांतर नहीं होगा, अर्थात असमांतर होगा। ठीक है ना? ए भी लिख सकते हैं, लास्ट एक और लिख सकते हैं इसमें चाहे तो। इसके भुजाओं का, इसके सम्मुख भुजाओं का एक युग्म असमांतर होता है। यही सबसे विचित्र लग रहा है ना? तो लेकिन इसके भी अंदर 4 कोण होते हैं, इसके भी अंतर कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश। चतुर्भुज कोई भी होगा, कैसा हो बना रहेगा, उसके अंतर कोणों का योगफल 360 अंश होगा। फटाफट उतार लीजिए इसको। और इसके बाद फिर तब आप लास्ट पढ़ते हैं क्या? चक्रीय चतुर्भुज। देखिए अगला जो है सबसे लास्ट वाला, छठा जो है, इसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब बोले तो इसे हिंदी में चक्रीय चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? चलिए इसको सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन के पहले मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं। तो देखो, चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की कहाँ होते हैं? परिधि पर। अब वृत्त बनाते हैं, यह एक वृत्त है, ठीक। और एक चतुर्भुज बनाते हैं इसके चारों शीर्ष को इसी पर रख देते हैं। दिखाइए कुछ। इसके वृत्त के परिधि पर 4 शीर्ष दिए हुए हैं, ठीक है। बी
BORN, बॉर्न। ये चतुर्भुज का नाम है और इस चतुर्भुज के चारों जो शीर्ष हैं, B है, O है, R है और M है। ये चारों शीर्ष इस वृत्त के कहां पर स्थित हैं? परिधि पर। कहां स्थित है वृत्त के? इस प्रकार से ये जो चतुर्भुज होगा, ये कैसा चतुर्भुज होगा? चक्री चतुर्भुज। तो एक ऐसा चतुर्भुज जो किसी वृत्त की परिधि, जिसके सभी शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, उसे ही हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या लिखेंगे? एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होता है, तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, इसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज नहीं है, बट आप प्रॉपर्टीज के रूप में बस इतना कह सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों शीर्ष कहाँ होंगे? वृत्त की परिधि पर। बस इस प्रकार से चतुर्भुज के सभी टाइप क्या हुए? और इसी पर आधारित अब एक समझ लीजिए क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि यदि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात, किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात दिया है 3 संबंधे 4 संबंधे 5 संबंधे 6 हो, तो सभी कोणों का मान बताइए। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, कभी भी जब अनुपात में दिया हुआ अंतः कोणों का मान, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? अंतः 4, और चारों कोणों का मान किसमें दिया हुआ है? अनुपात में। जब कभी भी यदि कोणों का मान अनुपात में दिया हुआ हो, तो हम करते क्या है कि उन कोणों के जो अनुपात दिया हुआ उसी अनुपात में हम यक्स लगा के मान लेते हैं। तो माना, लिखेंगे माना चतुर्भुज के सभी चारों कोण क्रमशः जैसे जैसे दिया हुआ है, जैसे जैसे दिया हुआ है उसी तरह से हम मान लेंगे। चारों कोण को मानेंगे। पहला मानेंगे क्या? 3x। दूसरा क्या मानेंगे बताइए? 4x, 4x। उसके बाद तथा 6x। पहली बात तो ये, अगर चतुर्भुज के ऐसे दे दिया चारों अंतर कोणों का अनुपात ये है, फलाना ढमकाना जो भी है, तो इसके अंतर कोणों का मान बताइए कितना होगा अंश में। तो उसके लिए हमें क्या करना है? यक्स लगा करके उनको क्रमशः वैसे ही क्या कर लेना है? मान लेना है। अगली बात, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना अंश होता है? हाँ, कितना होता है? 360 अंश होता है। ठीक है ना? चूंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। इसलिए आप अंतः कोणों को जोड़ेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर सबको जोड़ कितना हो जाएगा? 360। सबको जोड़िए, 3 4
7 5 12 6 18 एक्स्ट्रा हो गया 360। तो यक्स का मान निकालना है आपको। अगर एक्स का मान निकालेंगे और जो कोण माने हैं उस कोण में जब एक्स का मान रखेंगे तो हमको उसका मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए एक्स का मान निकालना है तो 360 में 18 का इधर एक्स में गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो बच्चों 18 से 36 कटेगा कितनी बार में? 2 बार में 36 कटेगा, 0 बचेगा, 0 ले लेंगे तो एक्स का मान कितना आया? 20। समझ में आया?